शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। कुछ लोग जो है इमोशंस में और सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और कुछ लोग तो डेट में भी चले जाते हैं। सही डिसिप्लिन से और फाइनेंशियल प्लानिंग से करें तो आपकी शादी यादगार ही नहीं, आपके फ्यूचर का फाइनेंशियल सिक्योर भी कर सकती है। शादी की प्लानिंग तो डेट फिक्स होने के बाद ही शुरू हो जाती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कब शुरू होनी चाहिए और उसका पहला कदम क्या है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन यूट्यूब चैनल में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंडियन के लिए एक इवेंट नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। हम बात करने जा रहे हैं शादी के खर्चों की। आज हम कुछ मेजर सवालों पर बात करेंगे कि कितना खर्चा सही है, कैसे सेविंग करें और किस तरह की गलतियों से बचें, ताकि आपका सफर डेट से नहीं बल्कि एक सुकून और अच्छी प्लानिंग से हो। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन, एंटरप्रेन्योर और आपके फाइनेंशियल मेंटोर भी हैं। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। एंड बिल्कुल सही कहा आपने, शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए इमोशंस और फाइनेंशियल प्लानिंग का बैलेंस बना के चलना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ लोग जो है इमोशंस में और सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और सारी सेविंग्स को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग तो डेट में भी चले जाते हैं जिसमें वो लोन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप सही डिसिप्लिन से और फाइनेंशियल प्लानिंग से करें तो आपकी शादी यादगार ही नहीं, आपके फ्यूचर का फाइनेंशियल सिक्योर भी कर सकती है। चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपने हाउ टू गो अबाउट इट। बिल्कुल, शादी की प्लानिंग तो डेट फिक्स होने के बाद ही शुरू हो जाती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कब शुरू होनी चाहिए और उसका पहला कदम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर हम अपने परंपराओं में जाएं, परिवारों में जाएं, तो शादी की प्लानिंग तो पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमने देखा है कि जैसे ही पहला बच्चा होता था या बेटा बेटी होता था, खासकर बेटियों के लिए वो डे वन से कर लेते। जैसे ही वो पैदा होती थी उनके नाम से जमीन ले लेते थे, कुछ पेड़ लगा देते थे, और कुछ लोग तो जानवर भी ले रखते थे कि भाई ये गाय है या भैंस है, ये मेरी बच्ची की शादी में यूज़ करेगी। तो वो तब से करते थे, वो तब से ही करना चाहिए। और उसका मेन पॉइंट तो आता है कि भाई जब वो शादी की डेट डिसाइड हो गई, एक बार रिश्ते तय हो गए, तो आपने उसका प्लान करना है और उस एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया। तो सबसे पहले तो अपना बजट देखें, दोनों परिवार मिलके अपना लड़का और लड़की वाले देखें कि भाई कितना खर्च कर सकते हैं, कितनी उनकी हैसियत है, अपने उसके हिसाब से करें। देन उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं कि कुछ खर्चा लड़की वाले उठाएं, कुछ लड़के वाले उठाएं। और ध्यान रहे कि अपनी जितनी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। कोई ओवर लिमिट या उस पर लोन लेना उसका ना करें तो अच्छा है, ठीक है, अपने उस हिसाब से करें। तो एक बार जब वो बजट डिसाइड हो गया, तब आप देखें कि आपने उसके लिए कितने सेविंग्स किए हुए हैं। तो उन सेविंग्स में कहाँ कहाँ से वो निकालना है वो वेल प्लान कर लें, क्योंकि उससे आप अगर टाइमली करेंगे तो उसमें आप टैक्स ऑप्टिमाइज रिटर्न्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट में जाएंगे तो सडनली आपने इन ए वे इमरजेंसी टाइप करना पड़ेगा, भी कहीं से भी मिले, नफ़ा नुकसान में मिले, वो ना करें। तो वेल प्लान करके करें। दूसरा, जहाँ तक हो सके लोन ना लें। शादी को यादगार बनाएं, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से खर्चा करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार शादी हो गई और आपने खर्चा कर दिया तो लाइफ तो तब स्टार्ट होती है, ख़त्म नहीं होती। तो ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर में या आपके किसी और फाइनेंशियल गोल या लाइफ गोल को कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अपने जितना हो सके उस हिसाब से खर्च करें। मान लीजिए आपने अगर डिसाइड किया है कि आज के दिन आप शादी करेंगे 30 लाख की, तो एंश्योर करें वो 30 ही रहे, 50 ना हो। क्योंकि आपके बगैर अगर सेविंग्स ही 30 लाख की हैं तो उसको एंश्योर करें कि ओवरऑल 30 ही खर्च हो, तो 50 ना करें, क्योंकि उस अदरवाइज वो लोन लेना पड़ सकता है आपको। तो अगर आपने 30 लिया है और उसको आपने 50 कर दिया तो तब तो अच्छा लगेगा, वाह वाह हो जाएगी। लेकिन बाद में वो जो एक्स आपने लोन लिया है या किसी से पर्सनल लोन लिया या कहीं से भी डेट लिया है, वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है और आगे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें कि भाई एक बार शादी हो गई उसके बाद आप सिकुड़ के जीना पड़े, वो ना करें, अपने हैसियत के हिसाब से करें। सर, जब बजट सेट हो जाता है तो अगला चैलेंज आता है कि किस कैटेगरी में कितना पैसा डालें। शादी में वेन्यू, फूड, क्लोथ्स, ज्वेलरी
और फोटोग्राफी, बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो इसे कैसे डिवाइड करें? यस, इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ 80-20 रूल, जिसमें कि 80% जो है आपका जो शादी का बजट है वो क्रिटिकल चीज़ों में जाए ओके। और 20% लग्जरी या ऑप्शनल में जाए। तो 80-20 रूल आपके लिए एक रूल है, वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। सर, ये तो आपने बहुत अच्छा रूल बताया है, 80-20। 80% में कौन कौन सी चीजें आएंगी? बिल्कुल, जो 80% है जो आपका शादी का बजट है उसमें आते हैं, सबसे मेजर कैटेगरी आती है फूड एंड वेन्यू। ओके। क्योंकि जब आप शादी करेंगे तो यही दो चीज़ें यादगार रहेंगी और यही दो चीज़ें, जो भी आपके गेस्ट आएंगे वो तो वेन्यू और फूड ही महसूस करेंगे, वहीं पे आपकी फीलिंग आएगी, वहीं पे आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये आपका मेजर बजट होता है, तो इस पे जाना चाहिए आपका 30-40%। इसमें अगर आपने पैसे बचाने हैं या ऑप्टिमाइज करना है तो टाइमली कर लें, वीकडेज में कर लें, क्योंकि वीकेंड या छुट्टियों में तो रश होता है। तो शादी है, वो तो वीकडेज में भी हो सकती है। तो ऑफ सीजन में वीकडेज में करेंगे तो अच्छा आपको सौदा मिल सकता है, उसमें आपकी वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है। और दूसरा जरूरी हिस्सा है जो कि आपका शादी के बाद भी उसकी वैल्यू बनी रहती है, वो है ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप ज्वेलरी और उसके शौकीन हैं, डायमंड्स वगैरह के शौकीन हैं, तो उसमें आप लैब ग्रोन डायमंड वगैरह, क्योंकि उनकी तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। डायमंड्स तो हालांकि अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो उसमें आप लैब ग्रोन डायमंड्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं और मेजोरिटी आप अपना हिस्सा गोल्ड या सिल्वर में लगाएं, जैसे कि आपका ओकेजन और इवेंट भी अच्छी हो जाएगी और बाद में उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू बनेगी। तो इसमें आपका तकरीबन 20 से 30% जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखें, ये खर्चा नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है। और जो 80% का तीसरा हिस्सा है वो आता है लॉजिस्टिक्स एंड डेकोर, जिसमें आपका 10 से 15% पैसे अलोकेट हो सकते हैं जो आपकी शादी का बजट है। तो इसमें ध्यान रहे कि ये जो है आपके फंक्शन को स्मूथ करेगा, आपकी इवेंट को स्मूथ करेगा और अच्छा उसमें आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आप लोकल वेंडर्स को चूज़ करें, थोड़ा सौदा भाव करके करें, ठीक है, ओवरडू ना करें, क्योंकि ये उसी टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाता है। और उससे करेंगे तो 10 से 15% आपका जाना चाहिए लॉजिस्टिक्स एंड डेकोर में। तो इस हिसाब से ये टोटल बजट आपका अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द मैरिज का हो सकता है आपका। ओके सर, हमने 80% तो बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब बाकी का बचा 20%, उसमें क्या आता है? ये जो 20% है ये आना चाहिए आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आ जा सकता है। आज के दिन ड्रोन से भी फोटो कराते हैं, तो इसमें आपका 5 से 10% जा सकता है। जहाँ तक हो सके लोकल वेंडर्स को चूज़ करें, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को चूज़ करें, उनको भी बढ़ावा मिलेगा और आपको सस्ता सौदा भी मिल जाएगा। उसमें ध्यान रहे कि आजकल लोग शोबाजी में या होड़ में आके प्री वेडिंग वगैरह शूट करते हैं, तो उसमें हो सके तो अगर आपकी कैपेसिटी में तो करिए, लेकिन आप फोमो में आके उसमें आके ना करें, क्योंकि वो काफ़ी महंगा हो सकता है। तो 5 से 10% जाना चाहिए आपका क्लोथिंग में, जिसमें ब्राइड और ग्रूम के क्लोथ्स वगैरह होते हैं जो इवेंट के लिए होते हैं। उसमें ध्यान रहे कि ओवरडू ना करें, क्योंकि शादी ब्याह के कपड़े पहनने में अच्छा लगता है, एक इमोशन टच जरूर होता है, लेकिन वो एक ही बार यूज़ होते हैं, वो दोबारा यूज़ नहीं होंगे। अगर आपका मन मानता है तो उसको आप रेंट वगैरह पे भी ले सकते हो, जिसमें आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। क्योंकि याद रहे उसको दोबारा तो लोग पहनते नहीं हैं, मैंने तो नहीं पहना कम से कम, या हमारे घर में किसी ने नहीं पहना। लेकिन हाँ, वो ओकेजन पे ज़रूरी है, तो उसके लिए रेंटल ऑप्शंस हैं आज के दिन, और अच्छे अच्छे ऑप्शंस एंड काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल सकते हैं। एक्सप्लोर करें, क्योंकि शादी कोई एक दिन का वो नहीं है, उसको यादगार बनाएं, लेकिन वो उसके बाद लाइफ स्टार्ट होती है उसका भी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा ना करें। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए, अगर आपका 30 लाख का शादी का बजट है तो 10-12 लाख के करीब आपका फूड एंड वेन्यू में जा सकता है, 8 से 10 लाख ज्वेलरी और डायमंड वगैरह के इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, और बचा हुआ 10 से 12 लाख रुपए आपका ड्रेस, फोटोग्राफी, क्लोथिंग, लॉजिस्टिक्स में जाना चाहिए। सब बजट बनने के बाद उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्या कोई प्रैक्टिकल टिप्स है जो कि खर्चों को कंट्रोल और वेंडर्स को नेगोशिएट कर सके? बिल्कुल ज़रूरी है।
शादी का खर्चा इमोशंस और सोसाइटी प्रेशर से बढ़ता ही है, तो इसको ज़रूरी है हमें कि डाटा और डिसिप्लिन से इसको कंट्रोल करें। सबसे पहले आते हैं जो मेजर खर्चे होते हैं, वेन्यू और फूड वगैरह। तो इसको आप जल्दी से जल्दी 6 महीने अगर पहले आप उसको बुकिंग या एडवांस देके उसको बुक कर सकते हैं तो उसमें आपके 20% तक पैसे बच सकते हैं। दूसरा है लोकल वेंडर्स को चूज ऑप्शन दे, तो लोकल वेंडर्स आपको वही चीज़ें सस्ते में दे सकते हैं। सेम फीलिंग भी आएगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और सस्ता मिल जाएगा। तो उसमें आप 10 से 15% बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड में जाओगे तो महंगा पड़ेगा। सदा ही जैसे फौज में सिखाया है, कम से कम 3 से 4 ऑप्शंस रखें, 3 से 4 कोटेशंस मंगाएं, उनको कंसिडर करें, जो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी दे रहा है उसके साथ जाएं। जहाँ तक हो सके एक पैकेज लें, जैसे कि कुछ वेंडर्स हैं, जैसे कि लाइट कॉस्ट आइटम्स हैं, जैसे कि फोटोग्राफी एंड डेकोर वगैरह, तो उसमें आप देखेंगे कि एक जो है वीडियोग्राफी भी कर देगा, आपकी फोटोग्राफी कर देगा, आपको ड्रोन से कवर भी कर देगा और एल्बम भी बना के दे देगा। तो आप एक ही बंदे के थ्रू जाएंगे तो आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। सिमिलरली आपके डेकोर वगैरह के भी पैकेज मिल जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग जो फिजिकल इनविटेशन में जाते हैं, आज के दिन व्हाट्सएप और ई इनवाइट्स अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करें। वो फ़ोन पे लोगों को बोलें, क्योंकि आज के दिन तो कार्ड में भी लिखा रहता है कि फ़ोन को ही बुलावा समझे, वो भी हमने देखा है। तो ई इनवाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेटेस्ट कम्युनिकेशन है उनका यूज़ करें, तो उसमें बहुत कॉस्ट बच जाएगा, टाइम भी बचेगा आपको और सही चीज़ों पे आप कंसंट्रेट कर पाओगे और अच्छा लगता है लोगों को ना। जहाँ तक स्मॉल डेकोरेशंस, क्योंकि शादी में एक शादी का फंक्शन होगा, बाकी होते हैं स्मॉल डेकोरेशंस है, हल्दी है, ये वाले फंक्शंस होते हैं, उसमें यारों दोस्तों की, एक दूसरे की सहेलियों का कंट्रीब्यूट करें, जिसमें आपको इमोशन भी आएगा, अच्छा भी फील होगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो वो भी हो सकता है, बॉन्डिंग भी बनी रहेगी। याद रहे कि शादी एक दिन का फंक्शन नहीं है, इसलिए अननेसेसरली डेट में न जाएं, अननेसेसरली लोन ना ले लें और अपने बजट को एक्सीड ना होने दें, क्योंकि लाइफ तो उसके बाद स्टार्ट होती है, काफ़ी जिम्मेवारियाँ आती हैं और एक दिन में सारा खर्च कर लोगे तो आपको ओवर बजट हो सकता है, ओवर स्ट्रेच हो सकता है, तो आप शादी एंजॉय नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो लाइफ को, इसको खुशी का मौका होता है और ये खुशी देने के लिए होता है, इसमें ओवरडू ना करें। पर्सनल लोन तो बिल्कुल भी ना लें। सर, आखिर में ऐसी कौन सी 3-4 मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर इंडियन फैमिली शादी के टाइम पर कर बैठती हैं, और हमें फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना चाहिए? बिल्कुल अमिता, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग कर लेते हैं और अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले आता है कि वो बजट को अपने को स्ट्रेच कर देते हैं और अपने इमरजेंसी फंड जो सबके पास होना चाहिए वो शादी के बाद भी होना चाहिए और ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्ट्रेच ना करके रखें, क्योंकि इमरजेंसी फंड को मेंटेन करके रखें, क्योंकि इमरजेंसी तो नेक्स्ट डे भी आ सकती है। इमरजेंसी फंड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दूसरा है, लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं, जिसमें लिकर, डेकोर, फूड एक्सेट्रा वाली आइटम्स हैं जो कि वन टाइम है, ओवरनाइट भी नहीं लास्ट करती हैं, तो उसमें ओवर स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो ना करें। तो शादी को यादगार बनाएं, लेकिन ओवरडू करने से यादगार नहीं होती, उसमें बाकी चीज़ों से यादगार हो सकती है उसको। और कभी लोग, जो मैंने देखा है कि लोग डेट में आ जाते हैं, लोन ले लेते हैं और फिर वो सालों के कई साल उसको भुगतते रहते हैं, लाइफ के कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, तो वो भी ना करें। और जहाँ तक खर्चे की बात है, गोल्ड, ज्वेलरी और ये तो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनकी तो वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन फूड एंड अदर आइटम्स, डेकोर वगैरह की तो ओवरनाइट ही वैल्यू होती है, मोमेंटरी वैल्यू होती है, तो वो ध्यान रखें। जैसे ही शादी हुई आपकी या जैसे ही रिश्ता हुआ, उसके बाद फ्यूचर की प्लानिंग स्टार्ट कर दें, जिसमें आपका इंश्योरेंस को, क्योंकि अभी आपकी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, तो इंश्योरेंस की नीड चेंज हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें और अपने फ्यूचर गोल्स के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। तो ये ज़रूरी है। तो उसका अपने पास उतना लिवरेज होना चाहिए, उतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप ओवर स्ट्रेच कर देंगे अपना बजट और दाएं बाएं के पैसे भी, जो बाकी गोल्स के पैसे भी इधर डाइवर्ट कर देंगे, तो लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, मज़ेदार नहीं रहेगी। तो लाइफ, शादी को यादगार बनाएं, अच्छी करें, लेकिन अपने हैसियत के हिसाब से करें और एक डिसिप्लिन और वेल प्लानिंग और डाटा के हिसाब से उसको करें। शादी के तुरंत बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए कि अपने जो फाइनेंशियल गोल्स को रिवाइज करें, रिविजिट करें और अकॉर्डिंगली अपनी जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको उस हिसाब से रीअलाइन करें। तो पोर्टफोलियो ज़रूर अपने
रिविजिट करना है इमिडिएटली आफ्टर द मैरिज एंड एज ए कपल। तो दोस्तों याद रखें, आपकी शादी आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड है, ना कि एक कंपटीशन। स्मार्ट प्लानिंग, डिसिप्लिन और सही बजट से आप एक यादगार इवेंट बना सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। शादी में खर्च करना गलत नहीं है, गलत है शादी के चक्कर में अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करना। इसलिए बैलेंस रखो, प्रायोरिटी सेट करो और डेट से दूर रहो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है बुरी तरह डेट में आ जाते हैं और शादी के बाद वो टोटली अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। परिवार बर्बाद होते हुए देखा है, डेट में आते हुए देखा है। तो वो ना होने दें, अपनी शादी को एंजॉयबल बनाएं, यादगार बनाएं और उसके बाद अच्छी लाइफ जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। फिनविजन टीम हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, हैप्पी वेडिंग प्लानिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।